नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल बीट द रस पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जो काफ़ी दिनों से अंडर परफॉर्मर रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि जिस सेगमेंट से ये शेयर बिलोंग करता है उसमें काफ़ी अंडर वैल्यूड है और अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करता है तो वो एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। आने वाले दिनों में जैसा कि मार्केट में ऐसी सूचना आ रही है कि शायद ये कंपनी अपना बिजनेस जो डाइवर्सिफाइड करके रखी है उसको ब्रेक करे, यानी बिजनेस का सेगमेंट है अलग अलग तोड़ के अलग अलग उसका अकाउंटेबिलिटी तय करे। और जब ये कंपनी अपना बिजनेस ब्रेक कर देगी और सेगमेंट वाइज अकाउंटेबिलिटी तय करके उसका शेयर मार्केट में ला देगी, इसका मार्केट कैप भी बढ़ जाएगा और तब जो आज नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उनके पास पछताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इस वीडियो में हम इस कंपनी और स्टॉक का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे पिछले कई सालों का परफॉर्मेंस। इस एनालिसिस को देखने के बाद निश्चित ही आप भी फील करेंगे कि इसमें इन्वेस्ट करना वास्तव में एक वैल्यू इन्वेस्टिंग होगा और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो ये मल्टी बैगर भी बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अनुमान लगा रहे हैं आईटीसी के बारे में तो मैं आज के वीडियो में बात करने वाला हूं आईटीसी के बारे में ही और इसका पूरा बिजनेस एनालिसिस देखेंगे। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि आपको ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका मार्केट कभी खत्म ना हो और किसी भी सिचुएशन में उस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट्स है मार्केट में चलता रहे और उसका कंजम्पशन होता रहे। दूसरा वो तरीका होता है किसी शेयर में इन्वेस्ट करने का कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और आने वाले टाइम में इस कंपनी का ग्रोथ अच्छा खासा पॉसिबल है। इस शेयर में इन्वेस्ट करने का मतलब होता है कि चूंकि ये एफएमसीजी से बिलोंग करने वाली कंपनी है इसलिए इसका प्रोडक्ट कंजम्पशन जो होगा हमेशा बना रहेगा। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में भी सारी चीजें सारे बिजनेसेस बंद हो गए, लेकिन जो एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियां हैं उनके प्रोडक्ट बंद नहीं हुए क्योंकि लोग खाना पीना नहीं छोड़ सकते। इसके बेसिस पे ऐसा कहा जा सकता है कि आप इसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित ही इसका बिजनेस कभी फॉल नहीं होने वाला है। आईटीसी का एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1910 है और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता है। अगर इसके प्रोडक्ट रेंज की हम बात करें तो सैकड़ों प्रोडक्ट इसके मार्केट में अवेलेबल है और एफएमसीजी से बिलोंग करने वाली ये कंपनी अब धीरे धीरे अपैरल सेक्टर, एजुकेशन सिस्टम में भी उतर रही है। इसके अलावा बहुत ही बड़े बड़े 5 स्टार टाइप के इसके होटल है अक्रॉस द इंडिया। पिछले कुछ सालों का एक्सपेंशन प्लान इस कंपनी का देखें तो ये कंपनी इंडिया के बाहर भी बहुत सारे कंट्रीज में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करते जा रही है, लेकिन आज भी इसका शेयर 214 के आसपास ही चल रहा है जो कि काफी अंडर वैल्यूड है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन ये कंपनी अपना बिजनेस ब्रेकआउट करेगी, पार्ट वाइज करेगी, इसका शेयर 2000 या 2500 के रेंज में हो जाएगा, क्योंकि आज के एक डेट में भी इस कंपनी का मार्केट कैप 2,67,000 करोड़ के आसपास है। इतना बड़ा मार्केट कैपिटल रखने वाली कंपनी और एफएमसीजी से बिलोंग करने वाली कंपनी जो कॉन्ग्लोमरेट है और 100 से ज्यादा प्रोडक्ट मार्केट में इसके चल रहे हैं, फिर भी इसका शेयर प्राइस अगर 214 के आसपास चल रहा है तो निश्चित ही एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट का अच्छा स्कोप दिख रहा है। दोस्तों ये एक ऐसी कंपनी है जिसका मुझे लगता है कि हर घर में कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर पहुंचता है और प्रोडक्ट रेंज की हम बात करें तो वेरियस प्रोडक्ट है इसके मार्केट में जो चालू होता है आशीर्वाद आटा से, जो अमूमन शहरों में ही नहीं केवल अब गांव में घुस चुका है और गांव के भी कस्टमर इसको यूज कर रहे हैं। आशीर्वाद आटा के अलावा इसका सनफीड बिस्किट, कुकीज, केक है। बिंगो के नाम से पोटैटो चिप्स और फिंगर स्नैक्स है। किचन ऑफ इंडिया सेगमेंट में इसके रेडी टू डाइन डेली ट्रीट्स है। सनफिस्ट ईपी है जो मैगी के अगेंस्ट में बनाया हुआ है और ये भी धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। जूस और बेवरेजेस भी है। कैंडीमैन में टॉफी है, लग्जरी चॉकलेट, वंडर मिल्क, आईटीसी मास्टर चेफ, वेरियस प्रोडक्ट इसके मार्केट में अवेलेबल है। डीओ है जो अच्छे फ्रेग्रेंस में आते हैं और मार्केट में जिसका अच्छा डिमांड भी है। प्रीमियम स्किन केयर के भी इसके प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। फ्लेम के नाम से शावर जेल्स, बाथिंग बार्स, हैंड वॉशेज आते हैं जिसके हम ऐड भी देखते हैं बहुत बार टीवी में। विवेल के नाम से इसके साबुन आते हैं। इंगेस के नाम से इसके डीओ आते हैं। तो प्रोडक्ट आप गिनते हुए रह जाएंगे लेकिन इसका प्रोडक्ट का लिस्ट खत्म नहीं होगा। पेपर क्राफ्ट भी इसका प्रोडक्ट है। एआईएम में सेफ्टी मैचेज ये बनाती है, अगरबत्ती बनाती है। इसके अलावा सिगरेट और टोबैको के क्षेत्र में तो इसका अपना मोनोपोली है ही।
तो आप समझ सकते हैं कि इतना सारा प्रोडक्ट, इतना बड़ा मार्केट कैप होते हुए भी अगर ये शेयर 214 और 15 रुपए में मिल रहा है तो निश्चित ही ये एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट हो सकता है और आने वाले टाइम में ये शेयर मल्टी बैगर भी बन सकता है। अब जान लेते हैं इसका बिजनेस परफॉर्मेंस कैसा रहा है पिछले कई सालों में। दोस्तों मैं आ गया हूं स्क्रीनर वेबसाइट पे, जहां पे हम देखेंगे 2009 से लेके 2020 तक का इसका ट्रैक रिकॉर्ड। यहां पे मैं क्वार्टरली रिजल्ट पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी रिटेल इन्वेस्टर को किसी कंपनी के शेयर में अगर इन्वेस्ट करना है तो उसको उस कंपनी के बारे में जानना चाहिए कि उस कंपनी ने पिछले 10 साल में कैसा परफॉर्मेंस दिया है, ताकि आपका जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है उसके अगेंस्ट में आपको अच्छा खासा वैल्यू एडिशन मिल सके। सबसे पहले हम देखते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इसके सारे जो वैल्यू दिए हैं वो करोड़ में दिए हुए हैं। सेल्स देखें तो मार्च 2009 में जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ था उस साल इस कंपनी का सेल्स 16,549 करोड़ का था। बढ़ते बढ़ते मार्च 2020 में खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर में इसका बिजनेस 49,388 करोड़ का हो जाता है। यानी इसका जो सेल्स है वो 16,549 से बढ़ के 49,388 करोड़ का हो जाता है। यानी अगर सेल्स ग्रोथ देखें तो ये करीब 3 टाइम्स होता है 10 साल में। मार्च 2009 में इसका ओपीएम का परसेंटेज 31% था, वो बढ़ते बढ़ते अब 39% हो गया है। यानी जो इसका ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन है वो भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अगर इंटरेस्ट यहाँ पे देखें, यानी कंपनी ने कोई लोन ले रखा है उसके अगेंस्ट में जो इन्होंने इंटरेस्ट पे किया है वो मार्च 2009 के खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ हुआ करता था और वो अब बढ़ के 81 करोड़ हो चुका है, जो कि नेग्लिजिबल है इतने बड़े बिजनेस के लिए। अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट जो मार्च 2009 में 3325 करोड़ हुआ करता था वो बढ़ के 15,306 करोड़ हो चुका है। यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करके देखें तो इसका सेल्स मात्र 3 टाइम्स बढ़ता है, लेकिन जो इसका नेट प्रॉफिट है वो 5 टाइम्स बढ़ता है, जो कि एक अच्छा संकेत होता है किसी भी कंपनी के लिए। और निश्चित ही ऐसे शेयर को हम लोग को कंसीडर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। अगर ईपीएस हम रुपया में देखें तो ये 2.94 रहा है 2009 में, वहीं पे अब ये 12.45 हो गया है। ये कंपनी प्राइवेट सेक्टर से आती है, फिर भी इसका डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज भी काफी अच्छा है। और जो डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज 2009 में 42% हुआ करता था वो फिलहाल 82% हो चुका है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में इस कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है पिछले 10 साल में। पिछले 3 साल में 5% का ग्रोथ दिखा है, 5 साल में 5% का ग्रोथ दिखा है, वहीं पे 10 साल में 10% का ग्रोथ दिखा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की हम बात करें तो 3 साल में 15% का है, 5 साल में 10% का रहा है, 10 साल में ये 14% हो गया है। यानी जो सेल्स ग्रोथ मात्र 10% है, उसके अगेंस्ट में इस कंपनी ने जो प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा दिखाया, ये एक अच्छा इंडिकेशन होता है, क्योंकि जो कंपनी का इनपुट कॉस्ट होता है वो कंपनी धीरे धीरे कम करते जा रही है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा हो रहा है। स्टॉक प्राइस के हम CAGR देखें तो पिछले 3 साल में इस कंपनी ने 6% का निगेटिव रिटर्न दिया है, 1 साल में ये 10% का निगेटिव रिटर्न दिया है, 5 साल में बिल्कुल कोई रिटर्न नहीं दिया है, 10 साल में मात्र 7% का रिटर्न दिया है। अगर यहाँ पे ये देखा जाए तो बहुत सारे इन्वेस्टर के दिमाग में ये बात आएगी कि क्यों हम इस ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करें जिसका ग्रोथ 3 साल में निगेटिव रहा हो और 10 साल में मात्र 7% रहा हो। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यही इस शेयर का एडवांटेज पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि आने वाले टाइम में निश्चित ही कोई ऐसा टाइम आएगा जिस दिन ये कंपनी बहुत बड़ा धमाका करेगी और उस दिन शेयर का प्राइस इसका इतना ज्यादा हो जाएगा कि जो शायद आज हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं आने वाले टाइम में हम पछता सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर इसका 25% रहा है, 3 साल में 24%, 5 साल में भी 24 ही रहा है, जबकि 10 इयर्स में इसका 27% हो गया है। बैलेंस शीट पे अगर हम नजर दौड़ाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका रिजर्व भी अच्छा खासा है। जो मार्च 2019 में 13,651 करोड़ का रिजर्व हुआ करता था, सितंबर 2020 में इसका रिजर्व 57,853 करोड़ हो जाता है। एक तरह से ये 4 टाइम्स बढ़ जाता है। किसी भी कंपनी के लिए निश्चित ही एक अच्छा संकेत होता है कि उस कंपनी के पास अगर 57,000 के आसपास रिजर्व है, फंड का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ये इंडिकेट कर रहा है। बोरोइंग्स इसका मात्र 187 करोड़ हुआ करता था मार्च 2009 में। सितंबर 2020 के बोरोइंग की हम बात करें तो ये मात्र 2,091 करोड़ है, जो कि बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है।
अब मैं आ गया हूँ टिकट टैब के वेबसाइट पे, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ITC का शेयर प्राइस अभी चल रहा है वो 216 रुपये 30 पैसा चल रहा है। इसका इंट्रिंसिक वैल्यू ग्रीन जोन में है, यानी जो स्वाभाविक वैल्यू होना चाहिए इस शेयर का उससे इसका करंट मार्केट प्राइस कम है। रिटर्न वर्सेज FD भी इसका अच्छा है क्योंकि ये ग्रीन जोन में दिखाई दे रहा है। डिविडेंड भी ये अच्छा कंपनी दे रही है, इसलिए ये भी ग्रीन जोन में है। एंट्री पॉइंट यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये अभी रेड जोन में है क्योंकि ये ओवरबाउट जोन में पहुंच चुका है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये ओवरबाउट जोन होने के बावजूद भी इस शेयर का रेट इतना कम है कि इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर नो रेड फ्लैग जोन देखें तो ये भी ग्रीन जोन में ही है क्योंकि इस कंपनी पे बहुत ज्यादा कर्ज वगैरह नहीं है और ना ही प्रोमोटर की जो होल्डिंग है बहुत ज्यादा प्लेस है। ये कंपनी लार्ज कैप से बिलोंग करती है। फिलहाल इसका मार्केट कैप 2,61,728 करोड़ है। इस शेयर का हाईएस्ट प्राइस 367 रुपये 70 पैसा रहा है। 216 से इसका कंपैरिजन करें तो काफी अच्छा स्कोप है इसको अपने हाई लेवल में पहुंचने के लिए भी। पिछले 5 साल में इस कंपनी ने मात्र 2% के आसपास रिटर्न दिया है क्योंकि यह कंपनी काफी स्लो चली है और बहुत लोगों के लिए अबूझ पहेली बनी हुई है कि आखिर यह शेयर इतना स्लो क्यों चलता है। अगर यह कंपनी 216 से चल के 367 तक भी पहुंचती है 60-70% का रिटर्न आपको मिल जाएगा। अगर हम फोरकास्ट देखें 36 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन दिया है जिसमें 83% लोगों ने इसको बाई का रिकमेंडेशन दिया है। एक तरह से कहा जा सकता है कि ये रिसर्चर है और इन्होंने अपना ओपिनियन दिया है और 36 में अगर 83% लोग रिकमेंड कर रहे हैं इस शेयर को बाई करने के लिए तो निश्चित ही आप भी कंसीडर कर सकते हैं इसको बाई करने के लिए। बाकी मैं बोलना चाहूंगा कि ये मेरा रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है, जस्ट ये इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाया हूं। आप अपना खुद का भी रिसर्च करें और उसके बाद ही अपना डिसीजन लें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। अगर कोई सजेशन है तो वो सजेशन भी दे ताकि आने वाले टाइम में वीडियो बनाने में या एनालिसिस में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर सकूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।